हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक जो था वो था लास्ट टॉपिक है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी। सो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो लास्ट टॉपिक है इस पूरे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का, जिसमें अभी तक हमने बात की थी ट्रस्टी के बारे में, कैसे ट्रस्ट क्रिएट होता है उसके बारे में। और अब हम जो बात करेंगे इस पे जो लास्ट है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी की। तो व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। इसके डिस्कशन के पहले सबसे पहले एक बार रिवीजन दोबारा कर लेते हैं कि ट्रस्ट की डिफिनीशन क्या थी। तो ट्रस्ट की डिफिनीशन है, उसी में बेसिकली इसकी राइट्स और ड्यूटीज रिकॉग्नाइज भी करते हैं, ठीक है ना। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन उसी का लेंगे आज। जैसे जो ट्रस्ट की डिफिनीशन दी गई सेक्शन 3 में, वो क्या कहता है, अ ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन annexed to the ownership of the property arising out of confidence reposed in or accepted by the owner for the benefit of another or owner। ठीक है। तो इसमें बात ये कहना चाह रहा है कि ये बेसिक जो सेक्शन के बेस में बात करें तो एक ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन है, क्या है, दायित्व है, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। किससे जुड़ा हुआ है, एनेक्स से जुड़ा हुआ है, किससे, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनरशिप क्या है यहाँ पे, किस चीज की है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। ट्रस्ट प्रॉपर्टी की ओनरशिप की बात कर रहा है। और उसके अलावा अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस रिपोज इन और एक्सेप्टेड बाय द ओनर। एक्सेप्टेड बाय द ओनर यहाँ पे ट्रस्टी की बात कर रहा है। सेक्शन 10 के बारे में बात किया था, नो वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट द ट्रस्ट, है ना। तो वहां पे किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो ट्रस्ट को एक्सेप्ट करे। पर हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो ट्रस्ट को एक बार एक्सेप्ट कर लेता है उसको ट्रस्ट में रिनाउंस नहीं कर सकता। लायबिलिटी थी ना एक तरह की कि एक बार ट्रस्ट को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो मनमाना घर जाना वाला काम नहीं रह गया यहाँ पे कि आपने एक्सेप्ट किया, अगले दिन फिर अनाउंस कर दिया, फिर कहा अगले दिन हम ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा काम नहीं है। एक बार आपने ड्यूटी एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद आपको ड्यूटी को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो द बेनिफिशियरी शुड हैव लीगल कैपेसिटी टू होल्ड द प्रॉपर्टी। उसके पास लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके। और लीगल कैपेसिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए क्या होती है, सिंपल सी चीज है, वो सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और सेक्शन 11 में क्या बात कही गई है, सेम वही बात जो अभी तक हम लोग दोहराते आए थे कि ही शुड बी अ पर्सन ऑफ मेजर एज। मतलब इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग वहां पे ऑलरेडी उसकी जो एज है वो 18 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या बता रहा है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वो पर्सन इनकॉम्पिटेंट नहीं डिक्लेयर होना चाहिए किसी कोर्ट के द्वारा कि वो पर्सन इनकॉम्पिटेंट है, किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे वो इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, जैसे वो किसी पर्टिकुलरली एरिया में उसने जो है ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से वो ऑफेंस है, ऑफेंडेड है, वो उसने जो है उसमें कोई ऑफेंस किया हुआ है, क्रिमिनल है, तो उसमें भी वो डिक्लेयर किया जाएगा कि वो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है या भगोड़ा है ना, वो अबेंडन कर दिया गया है। तो कई चीजें इस तरह की हैं जिसमें वो इनकॉम्पिटेंट घोषित किया जाएगा। अब ये तो एक बेसिक डिफिनीशन थी जिसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको जो डिस्कस करना था वो क्या था, द बेनिफिशियरी शुड हैव लीगल कैपेसिटी टू होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जो लाभ उठा रहे हैं, लाभार्थी जो है, उनके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो जो है संपत्ति को ग्रहण कर सके। ये उनकी जो है सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि he has the power to hold the property, ठीक है। अब चैप्टर 6 प्रोवाइड्स अंडर सेक्शन 55 to 69 lays down rights and liabilities of beneficiary, ठीक है ना। चैप्टर 6 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 सेक्शन 55 to 69 lays down rights and liabilities of beneficiary। चैप्टर 3, 4, 5 के बारे में हम लोग डिस्कस कर दिया था, है ना। उस पे ऑलरेडी हम लोग बातें कर चुके हैं बहुत, ठीक है। तो वो ट्रस्टी से रिलेटेड है पूरा। चैप्टर 3, 4, 5 टोटली ट्रस्टी से रिलेटेड है। अब चैप्टर जो 6 की बात कर रहे हैं वो हम राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कहता है,
कि चैप्टर 6 प्रोवाइड्स अंडर सेक्शन 55 to 69 lays down rights and liabilities of beneficiary. They are as follows. पहला क्या है? राइट टू रेंट एंड प्रॉफिट. ठीक है, ये सेक्शन 55 में डिस्कस किया है. ठीक है ना, कि किसी तरह का रेंट और प्रॉफिट लेने का अधिकार किसका है? लाभार्थी का है, यानी बेनिफिशियरी का है. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? राइट टू स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन. अब एग्जीक्यूशन का सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 11 में था कि वो ट्रस्टी जो है एग्जीक्यूट करेगा ट्रस्ट को, पर इन केस अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है तो ये राइट बेनिफिशियरी का रहता है कि वो उस ट्रस्ट को एग्जीक्यूट कराएगा. न्यास का क्रियान्वयन जो होगा वो न्यासी कराएगा. न्यासी जो है न्यास का क्रियान्वयन कराएगा, एग्जीक्यूशन कराएगा, उसको जमीनी बेसिस पे लागू कराएगा. अगर वो काम करवा नहीं पा रहा है काम, तो बेनिफिशियरी जो होगा, जो लाभार्थी होगा, वो उसको कराएगा, है ना. तो वो डिस्कस किया गया सेक्शन 56 में, जिसको हम लोग लेटर ऑन अभी एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. उसके बाद क्या है? राइट टू ट्रांसफर पोजेशन. अब यहाँ पे पोजेशन को ट्रांसफर करने का सेम सेक्शन 56 में है, बस उसके पैरा सेकंड में है. क्या कह रहा है? राइट टू ट्रांसफर पोजेशन. पोजेशन को ट्रांसफर करने की भी पावर जो राइट है वो किसके पास है? बेनिफिशियरी के पास है. अभी हम लोग ट्रस्टी की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? बेनिफिशियरी की. ठीक है. उसका क्या है अगला? राइट टू इंस्पेक्ट. ये सेक्शन 57 में. अब रिलेट कर सकते हैं आप कि वहां पे वो अकाउंट मैनेज करेगा. कीप अकाउंट एक ड्यूटी होती है ना, एक ड्यूटी थी किसकी? 19 सेक्शन 19 में ड्यूटी थी एक, कीप मेंटेनिंग अकाउंट बाय द ट्रस्टी. ट्रस्टी अकाउंट्स मेंटेन करेगा और टाइम टू टाइम जो बेनिफिशियरी है वो जो है उस अकाउंट को कभी ना कभी विजिट करेगा, एक्सपेक्ट करेगा. जब इंस्पेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली किसी की ड्यूटी किसी का राइट तो होगा ही ना. ऑफेट की थ्योरी पढ़ी है जो स्टूडेंट्स में ना, तो किसी की ड्यूटी किसी का राइट तो होता है, किसी का अधिकार किसी के लिए दायित्व होता है. तो यहाँ दायित्व जो बना वो न्यासी के लिए बना, यानी जो वो ड्यूटी बनी वो ट्रस्टी के लिए बनी, और अधिकार बना, जो राइट बना वो किसके लिए बना? बेनिफिशियरी के लिए, यानी लाभार्थी के लिए बना. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहा है? कि राइट टू सू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट. अब ट्रस्ट के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए जो सूट फाइल करता है वो किसकी पावर में आता है, किसके राइट में आ सकता है? वो बेनिफिशियरी के राइट में आ सकता है. कि राइट टू सू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट, ये बात सेक्शन 59 में ऑलरेडी डिस्कस की जाएगी. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है? राइट टू प्रॉपर ट्रस्टी, है ना. प्रॉपर ट्रस्टी की बात करा था, एक्सप्लेनेशन 1 इसी के पहले में हमने डिस्कस किया इस चीज को कि प्रॉपर ट्रस्टी कौन होते हैं. जो अब्रॉड में है तो वो प्रॉपर ट्रस्टी नहीं होगा. किसी का जो इंटरेस्ट है वो इनकंसिस्टेंट है तो वो प्रॉपर ट्रस्टी नहीं होगा, प्रॉपर पर्सन नहीं होगा, है ना. तो उसमें निगेटिव जो है डेफिनेशन दी गई है. निगेटिव डेफिनेशन जो एक्सप्लेनेशन सेक्शन 60 है उसके एक्सप्लेनेशन 1 में ऑलरेडी ये बताया गया है कि कौन कौन प्रॉपर पर्सन नहीं होंगे, कौन कौन प्रॉपर पर्सन नहीं होंगे. अब उसमें निगेटिव डेफिनेशन दी है तो यही बताया जाएगा कि ये लिस्ट दी गई है, ये पर्सन जो है प्रॉपर पर्सन नहीं होंगे. कोई पर्सन अब्रॉड में रह रहा है, या उसका इंटरेस्ट इनकंसिस्टेंट है, या ऑलरेडी वो क्रिमिनल है ना, इस तरह वो एडवर्स पोजीशन क्लेम कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट सभी सब कौन होंगे? ये लोग जो है प्रॉपर पर्सन नहीं होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, फिर से देखते हैं एक बार कि राइट टू प्रॉपर ट्रस्टी, ये सेक्शन 16 बात किया गया है, और इसके एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कौन कौन प्रॉपर पर्संस नहीं होंगे. ठीक है. अगला क्या बात कर रहा है? राइट टू कंपेल एनी एक्ट ऑफ ड्यूटी. तो बेनिफिशियरी के पास एक राइट है कि वो ट्रस्टी जो ड्यूटी के लिए कंपेल है, जिसको ड्यूटी बाउंड है, जो अपने दायित्व के तहत निहित है कि वो जो है अपनी ड्यूटी को निभाएगा, अपने दायित्व को निभाएगा, उसके लिए उसकी ड्यूटी को कंपेल कराने का काम, उसकी ड्यूटी को क्रियान्वित कराने का काम, उसकी ड्यूटी को इंप्लीफाई एग्जीक्यूट कराने का काम किसका है? आपके बेनिफिशियरी का है. सेक्शन 61 में बताया गया है. राइट इन केस ऑफ रॉन्गफुल परचेज बाय द ट्रस्टी. अगर मान लीजिए कभी ट्रस्टी ने जो है रॉन्गफुल परचेज किया हो, तब बेनिफिशियरी का क्या अधिकार होगा, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है सेक्शन 62 में. ठीक है. अब अगला क्या है? राइट इन प्लेस ऑफ ब्लेंडेड प्रॉपर्टी. अगर वो प्रॉपर्टी मिक्स हो गई ट्रस्टी की पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ, ट्रस्टी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, सपोज दैट कि उसने जो है
गेहूं लिया था, सपोज है ट्रस्ट प्रॉपर्टी के नाम पे, ठीक है। अब ट्रस्ट प्रॉपर्टी के नाम पे उसने जब गेहूं लिया था तो बताया गया कि उसने अपना गेहूं और उसके गेहूं को मिला दिया, ठीक है। अब वो ब्लेंडेड प्रॉपर्टी हो गई, मिक्स हो गई। सपोज दैट अनाज लिया था कि बेनिफिशियरी को अनाज बांटेगा, तो वो प्रॉपर्टी मिक्स हो गई। तो यहाँ कहने की जो बात है वो ये है कि जब प्रॉपर्टीज दोनों मिक्स हो जाएंगी तब बेनिफिशियरी का क्या राइट अराइज होगा, वो डिस्कस किया गया सेक्शन 66 पे, ठीक है। सेक्शन 66 में बताया गया है कि जब प्रॉपर्टी ब्लेंड हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी, है ना, मिश्रित हो जाएगी, तब जो है बेनिफिशियरी का क्या राइट रहेगा यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट जो बात कही गई है वो लायबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी इन ज्वाइनिंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेम वैसे ही सेक्शन में पहले भी डिस्कस किया गया है कि वहां पर बताया गया था कि अगर बेनिफिशियरी ही रहता है जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, एक पर्सन जो है जिसकी वैल्यू उसको वापस देनी पड़ती है ना ट्रस्टी को, है ना, एक जो है राइट है ट्रस्टी का कि अगर ट्रस्टी के साथ कोई फ्रॉड करता है, किसी तरह का ब्रीच करता है ट्रस्ट का, तो वो पर्सन अगर बेनिफिशियरी है तो उसका इंटरेस्ट चला जाएगा उस पर्टिकुलर ट्रस्ट में, उस पर्टिकुलर ट्रस्ट से उसका इंटरेस्ट चला जाएगा, ठीक है। पर वहां पे बेनिफिशियरी का क्या राइट बनता है, क्या लायबिलिटीज बनती है, उसके बारे में डिस्कस किया गया सेक्शन 68 में। तो अभी तक जो सेक्शन 55, 56 का पैरा 2, 57, 58, 59, 60, 61 और 62 और 66 ये सब राइट्स की बात कर रहा है, अधिकारों की बात कर रहा है, और लायबिलिटी की बात जो कर रहा है वो सेक्शन 68 कर रहा है, ठीक है। लायबिलिटी की बात कहां पे कर रहा है, सेक्शन 68 में कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं धीरे धीरे करके। तो सबसे पहला जो राइट है, राइट टू रेंट एंड प्रॉफिट्स, ये किसका राइट है, जो है ये राइट है बेनिफिशियरी का, लाभार्थी का राइट है, ठीक है। अब लाभार्थी के जो राइट्स हैं वो किसकी ड्यूटीज होंगी, न्यासी की होगी, ट्रस्टी की। अब जो ट्रस्टी होगा वो जो है क्या करेगा, ट्रस्टी जो है उस राइट्स को इन्फोर्स कराएगा। ये ड्यूटी बाउंड कौन है, किसके ऊपर एक दायित्व डाला गया है कि पर्टिकुलरली इनके अधिकारों की रक्षा करना आपका काम है। अब उस अधिकारों की रक्षा करना जब न्यासी का काम है तो न्यासी की ये दायित्व है कि वो अधिकार पूरी तरीके से वो क्रियान्वित करा सके, यानी वो उन राइट्स को एग्जीक्यूट करा सकता है, ठीक है ना। अब जो राइट्स को एग्जीक्यूट कराएगा वो कैसे कराएगा, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है राइट टू रेंट एंड प्रॉफिट्स। तो सेक्शन 55 में बताया गया है, सेक्शन 55 प्रोवाइड्स दैट द बेनिफिशियरी हैज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट यहाँ पे क्या है, ट्रस्ट डीड है, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट क्या है, यहाँ पे ट्रस्ट डीड की बात कर रहा है कि ऑलरेडी अगर बता दिया गया है कि इतना प्रॉफिट या इतना रेंट जो है पर बेनिफिशियरी को दिया जाएगा, 5,000 रुपए, या फिर बोला गया कि अगर प्रॉफिट हुआ 20% के मार्जिन से तो लगभग सभी जो बेनिफिशियरीज है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। नहीं समझना है, जैसे एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी में 40 दुकानें बनी हुई हैं, ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, बड़ी जो प्रॉपर्टी थी उसके बेनिफिशियरीज है कुछ, और उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी में लगभग 40 दुकानें बनी है और 40 दुकानों से लगभग 5-5 हजार रुपए किराया आ रहा है, ठीक है। लगभग 5-5 हजार रुपए किराया आ रहा है 40 दुकानों से, 2 लाख रुपए ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब वो 2 लाख रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके बीच में, बेनिफिशियरी के में। ऐसा प्रोविजन दिया गया है ट्रस्ट डीड में, ट्रस्ट डीड में ऐसा प्रोविजन बताया गया है, जो न्यास का प्रपत्र है, ये जो न्यास की जो डीड बनाई गई है, ट्रस्ट डीड बनाई गई है, उसमें प्रोविजन बता दिया गया है कि अगर कोई भी रेंट हम चार्ज करते हैं या कोई रेंट हमारे पास ट्रस्ट प्रॉपर्टी में आता है तो उस रेंट को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसके बीच में, बेनिफिशियरीज के बीच में। अब बेनिफिशियरीज के बीच में जब वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का जो मनी प्रॉपर्टी है वो जब डिस्ट्रीब्यूट करी गई तो वो अधिकार बन गया किसका, न्यासी का नहीं, वो अधिकार बन गया हाँ बेनिफिशियरी का। तो बेनिफिशियरी का वो अधिकार जब बनेगा तो उसी के बारे में वो डिस्कस कर रहा है। तो देखते हैं, ठीक है। कह रहा है सेक्शन 55 प्रोवाइड्स दैट द बेनिफिशियरी हैज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट
अ राइट टू द रेंट एंड प्रॉफिट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इन्वेस्ट कर रहा है सेक्शन 16 में 20 में जाके, सेक्शन 16 की पेरिसेबल प्रॉपर्टी ली, इन्वेस्ट किया 20 में, अब 20 में जहां उसने इन्वेस्ट किया उसको कोई प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, शेयर मार्केट बूम कर गया, है ना, तो उसको बहुत प्रॉफिट हो गया। अब जब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा प्रोविजन दिया गया ट्रस्ट डीड में। तो यहां देख सकते हैं कि सुपर इंपोजिंग कंडीशन में जो है ट्रस्ट डीड रहेगी, मियर बियर प्रोविजन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पे समझनी है कि सेक्शन 55 प्रोवाइड्स दैट द बेनिफिशियरी हैज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो इस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है तो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कोई प्रोविजन अगर आपकी ट्रस्ट डीड में ऑलरेडी मेंशन है तो वो प्रोविजन पहले लगेंगे रेदर देन इस सेक्शन को अप्लाई करने से पहले। फिर उसके बाद कहेगा कि अ राइट टू रेंट एंड प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो है वो बेनिफिशियरी के पास होगा, ये सेक्शन 55 में बताया गया। ठीक है, तो किराया लेने का अधिकार, लाभ लेने का अधिकार दोनों जो है लाभार्थियों के पास है, ये अधिकार के तौर पे है, तो इसकी ड्यूटी भी जो बाउंड की गई है वो ट्रस्टी के ऊपर बाउंड की गई है। माइनर होता था तो माइनर को जो है उसके गार्जियन को देना पड़ता था, कि उसके मेंटेनेंस का चार्ज देना पड़ता था। कल हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि उसके मेंटेनेंस का, उसकी मैरिज का, उसका अगर वो कोई क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर वो कोई भी रिचुअल कर रहा है या रिलीजियस कोई वर्शिप कर रहा है, उन सब का पैसा कौन देता था? ट्रस्टी देता था उसके गार्जियन को। अब वो गार्जियन को भी नियुक्त किया गया या पेरेंट्स को। ठीक है, अगर वो माइनर है बेनिफिशियरी, इफ द बेनिफिशियरी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तभी तो मेंटेनेंस होगा उसका। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है जो सेक्शन 56 यानी राइट टू स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन। सेक्शन 11 में बात की थी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट की, किसका अधिकार होगा वहां पे? जो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट है वो किसका अधिकार होगा? वो अधिकार होगा न्यासी का। तो न्यासी के पास जो अधिकार दिया गया है वो ट्रस्ट का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब जो न्यासी होगा वो ट्रस्ट को क्रियान्वयन कराएगा, उसको एग्जीक्यूट कराएगा। अब उस ट्रस्ट को एग्जीक्यूट वो करा रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देख रहे हैं यहाँ पे? वो ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करा रहा है, ये तो उसकी ड्यूटी है ही है। इसके अलावा एक राइट भी क्रिएट कर दिया गया है एडवर्सली, किसके लिए? एक बेनिफिशियरी के लिए। जो न्यासी का दायित्व है सेम एक अधिकार भी उसके अगेंस्ट में क्रिएट किया गया है, किसके लिए? लाभार्थी के लिए। सो द राइट ऑफ द बेनिफिशियरी इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रस्टी। ठीक है, तो यहां बता दिया गया है राइट टू स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन। सेक्शन 56 provides that the beneficiary is entitled to have the intention of the author of the trust। बहुत डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, इंटेंशन ऑफ ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, इसका जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो कह रहा है कि उसका इंटेंशन को इन्फोर्स कराने के लिए स्पेसिफिकली करेगा। तो नॉर्मल सी कोई ट्रस्ट है तो हम लोगों ने पहले भी इस पे बात की थी, किसी भी न्यास के बारे में जानना हो तो सर्वप्रथम उसके न्यास पत्र प्रपत्र के बारे में देखेंगे। यानी इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी ट्रस्ट यू हैव टू गो थ्रू फॉर द ट्रस्ट डीड। ठीक है ना। अब ट्रस्ट डीड से जब आप होकर गुजरेंगे तो आपको एक चीज क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर ट्रस्ट किस इंटेंशन से क्रिएट की गई है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर ट्रस्ट का बताया गया है। सेक्शन 56 प्रोवाइड्स दैट द बेनिफिशियरी, लाभार्थी का यह अधिकार है, द बेनिफिशियरी इज इंटाइटल्ड टू हैव द इंटेंशन ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटेड टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट। लिमिटेशन भी लगा दी है ना, तो लिमिटेशन एक्ट भी आ गया यहाँ पे। लिमिटेशन कहां तक रहेगी? ये लिमिटेशन रहेगी बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट तक। तो जितना सोच के उस ऑथर ने उस पर्टिकुलर ट्रस्ट को क्रिएट किया था उतना जो लाभ है या उतना अधिकार जितना उसको दिया गया है उतने तक वो इन्फोर्स कराएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक बात बता दी गई है कि पर्टिकुलरली
अगर बेनिफिशियरी इनफोर्स एग्जीक्यूट कराने वाला है ट्रस्ट को, और वो कहां तक स्पेसिफिकली एग्जीक्यूट करा सकता है, जहां तक उस बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट हो, ठीक है, जहां तक उस लाभार्थी का हित हो, ठीक है। अब नॉर्मल सी चीज है कि पर्टिकुलरली किसी जगह पे उसको समझ में आ रहा है कि जो ट्रस्टी है वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहा है, या सारे ट्रस्टी की डेथ हो चुकी है, या फिर वो ट्रस्टी जो है पर्टिकुलरली नॉट कैपेबल, नॉट इन एबिलिटी, वो उसको नहीं अपने दायित्व को निभा पा रहा है, किसी वजह से बीमारी हो गई है, इमरजेंसी हो गई है, तब उसके एग्जीक्यूशन का जो राइट है वो कौन इन्फोर्स कराएगा, बेनिफिशियरी कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसी का पार्ट है सेक्शन 56 का पैरा 2, राइट टू ट्रांसफर पोजेशन। पोजेशन को ट्रांसफर करने का जो है वो राइट किसके पास है, बेनिफिशियरी के पास है। सेक्शन 56 पैरा 2 provides that where there is only one beneficiary and he is competent to contract, or where there are several beneficiaries and they are competent to contract, स्पेसिफिकली वर्ड लिखा हुआ है competent to contract, ठीक है। तो जब स्पेसिफिकली वर्ड competent to contract लिखा हुआ है तो आप लोग के दिमाग में तुरंत क्या स्ट्राइक करना चाहिए, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेयर अ पर्सन शुड, मतलब कि क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का होना चाहिए कि साउंड माइंड का होना चाहिए। हाँ, अ पर्सन शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, और क्या होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय एनी कोर्ट, ठीक है ना। तो कोर्ट के द्वारा कोई वो पर्सन जो है इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाएगा, डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो क्या कह रहा है, वेयर देयर इज ओनली वन बेनिफिशियरी, अगर एक ही बेनिफिशियरी है और वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी वो मेजर है, और क्या है, साउंड माइंड है, और क्या है, वो जो है नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय एनी कोर्ट, तो क्या होगा, और वेयर देयर आर सेवरल बेनिफिशियरीज एंड दे आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मेजर होगा, साउंड माइंड का होगा, और नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय एनी कोर्ट, तो क्या होगा, ही और दे मे रिक्वायर द ट्रस्टी टू ट्रांसफर द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू हिम और देम और सच पर्सन एज ही और दे मे डायरेक्ट। समझ में आया, मजबूर कर सकते हैं वो ट्रस्टी को, कह सकते हैं कि आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर दीजिए, हमको कर दीजिए, या फिर उन सबको कर दीजिए, अगर एक बेनिफिशियरी तो उसको कर दीजिए, वो सब जितने बेनिफिशियरी उनको कर दें, या वो नया ट्रस्टी जो अगर अपॉइंट कर रहे हैं ना, कई जगह हम लोग देखा था कि कहीं सेक्शन 54 53 का ही जगह देख चुके हैं हम लोग, कोर्ट अपॉइंट कर रही है, कभी जो है पुराना ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है, रिटायर्ड ट्रस्टी अपॉइंट कर रहा है, मौजूदा ट्रस्टी अपॉइंट कर रहा है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रहे हैं। तो कहने की बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो जो है उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करा सकता है, वो उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को ट्रांसफर करा सकता है, किसको, जिसकी वो जरूरत समझे, कौन, बेनिफिशियरी। अगर एक है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को, कई सारे हैं तो कलेक्टिवली, ठीक है। सिंगल माइंडेडली वो भी काम नहीं करेंगे, कलेक्टिव है तो ठीक है, सिंगल माइंडली वो भी नहीं काम करेंगे। तो ये बात की थी अभी तक हमने क्या, सेक्शन 56 की। पैरा 1 में क्या बता दे रहा है, स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है कि इंटेंशन ऑफ द ट्रस्टी को वो एग्जीक्यूट कराएगा। पैरा 2 में क्या बात कर रहा है कि वो पोजीशन को एग्जीक्यूट कराएगा, पोजीशन को ट्रांसफर कराएगा ट्रस्टी से, अगर ट्रस्टी किसी वजह से उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, या फिर वो अपनी लायबिलिटीज या ड्यूटीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, या फिर वो उनको इन्फोर्स नहीं करा पा रहा है, ठीक है ना। तो ये बात कर रहा है सेक्शन 56 में। तो 3 राइट पढ़ लिए हम लोग ने, 3 राइट पढ़े हम लोग ने। पहला राइट क्या था कि वो राइट टू रेंट एंड प्रॉफिट, ये सेक्शन 50 की 60 55 में ना, सेक्शन 55 में क्या बताया गया है कि वो पर्सन जो है राइट टू रेंट है और प्रॉफिट है। सेक्शन 56 के पैरा 1 में बताया गया है क्या, सेक्शन 56 के पैरा 1 में बताया गया है कि पर्टिकुलरली वहां पे वो जो है वो स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन कराएगा प्रॉपर्टी का,
ठीक है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी का जो एग्जीक्यूशन कराएगा उसमें क्या होगा, अलोंग विद द इंटेंशन ऑफ द ऑथर, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया कि उसके पास पावर है कि वो ट्रांसफर करा सके उस प्रॉपर्टी को, किसको, खुद को, या कोई और बेनिफिशियरी है, या कोई भी नया पर्सन जो है उन्होंने आपस में मिलकर अपॉइंट किया है कि इस प्रॉपर पर्सन को आप जो है हमारी ट्रस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दीजिए, अब यही एग्जीक्यूट कराएंगे, आप कुछ दिन के लिए रहने दीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, सेक्शन 57, राइट टू इंस्पेक्ट। अब ऑब्वियसली पहले भी डिस्कस किया हम लोग ने कि ट्रस्टी के पास पावर है कि वो एक अकाउंट मेंटेन करेगा। पावर क्या है, उसके ऊपर राइट है, लायबिलिटी है एक तरह से, है ना, कि वो राइट और ड्यूटी जो है कि वो एक अकाउंट मेंटेन करेगा। अब उस अकाउंट को मेंटेन करने की वजह क्या थी, यही थी, सेक्शन 57 थी कि जो राइट है किसी बेनिफिशियरी का कि उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनको वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो उनके राइट्स इनकी ड्यूटीज बन गई। अब इनकी ड्यूटीज है तो इनको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, उन अकाउंट्स को सेटल भी करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन में सारा काम, सारी जिम्मेदारी ट्रस्टी को दे दी गई है। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या बात बताई गई, देखिए सेक्शन 57 प्रोवाइड्स दैट द बेनिफिशियरी हैज अ राइट एज अगेंस्ट द ट्रस्टी एंड ऑल पर्संस क्लेमिंग अंडर हिम with the notice of the trust to inspect and take copies of the instrument of trust, the documents of title relating to solely to the trust property and the accounts of the trust property. सेक्शन 57 जो है वो एक अधिकार देता है कि वो कभी भी जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं उनके कागजातों की, कोई गबन तो नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना, कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसकी जांच कराने का आदेश भी दिलवा सकते हैं कोर्ट के द्वारा, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब जब वहां पे वो अप्लाई करेगा, अर्जी देगा, तो उसके लिए भी तो उसको कागजों की जरूरत होगी। आप बेनिफिशियरी हो ये भी आपको साबित करना पड़ेगा, ट्रस्ट डीड तो दिखानी पड़ेगी। ट्रस्ट डीड किसके पोजीशन में थी, ट्रस्ट डीड जो थी किसके पोजीशन में थी, ट्रस्टी का पोजीशन थी, हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी। जब ट्रस्टी के पोजीशन में है और ट्रस्टी मना कर देता नहीं देंगे, हमारी मर्जी हम रखेंगे अपने पास, तब अधिकार किसके पास था, ये अधिकार काम आएगा बहुत अच्छे से कि राइट टू इंस्पेक्ट। राइट टू इंस्पेक्ट किसके पास है, बेनिफिशियरी के पास है, जाएगा बताएगा कोर्ट से, ट्रस्ट डीड आएगी, ट्रस्ट डीड में वो बेनिफिशियरी होगा। अब उसके पास ये अधिकार है कि नहीं है, फिर क्या करेगा वो, तो बेनिफिशियरी के पास जो राइट है वो किसके अगेंस्ट में यूज कर सकता है, ट्रस्टी के अगेंस्ट में और उन सभी व्यक्तियों के अगेंस्ट में जो अपना राइट क्लेम करते हैं उस ट्रस्टी के बिहाफ में। और एक ट्रस्ट को नोटिस भी देगा, ट्रस्टी को नोटिस देगा इंस्पेक्शन के पहले, जांच करने से पहले एक नोटिस प्रोवाइड की जाएगी उस ट्रस्टी को कि ये जांच करने आ रहे हैं, इनकी कई सारी कॉपियां जेरॉक्स बना के रखिएगा, वो कॉपी भी अपने साथ ले जाएंगे। और नॉर्मली हर बेनिफिशियरी के पास एक ट्रस्ट डीड की कॉपी होती है। ऑब्वियसली अब किसी का इंटरेस्ट, किसी का लाभ किसी जगह पे है तो क्या उस लाभ के जुड़े हुए सबूतों को अपने पास नहीं रखेगा। जैसे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स होते हैं, उससे रिलेटेड आपका जो अकाउंट्स होते हैं उसमें आप देखते हैं, है ना, घर के कागज आप रखते हैं। तो वैसे ही एक बेनिफिशियरी अगर कहीं किसी ट्रस्ट में बेनिफिशियरी है तो उससे जुड़े कागज जो है वो अपने पास रखेगा, उसमें से एक कागज वो ट्रस्ट डीड का भी है, और उसके पास अगर वो कागज नहीं भी है तो इंस्पेक्ट करके उसकी वो कॉपी ले सकता है, ऐसा कोई मना नहीं है। और उसके अलावा अगर वो दुकानें वगैरह का अगर एग्जांपल आप फिर से ले सकते हैं कि 40 दुकानें हैं तो उसके किराए में अगर उसे लगा कभी कुछ गबन हुआ है तो एक नोटिस लिखेगा ट्रस्टी को, ठीक है। उस नोटिस ट्रस्टी को जब लिख देगा वो, तो वो जाएगा और इंस्पेक्ट करेगा, जांच करेगा उन कागजों की, या कोई अपने साथ उस इंसान को ले जाएगा पर्टिकुलरली जो इससे रिलेटेड होगा, जो दस्तावेजों की जांच कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स की जो इंस्पेक्शन कर सकता है, इंस्पेक्ट कराएगा उनको। इनकेस अगर कोई किसी तरह की इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है
तो उससे रिलेटेड फिर वो उसको जो है आगे अपने उसके अगेंस्ट में जो है डिसीजन ले सकता है, कोई भी सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे कहना चाह रहा है कि वो टेक कॉपीज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रस्ट, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिलेटिंग सोलली टू द ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड द अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ये बस सिंपल सी बात कर रहा है, ये एक अधिकार दिया गया है सेक्शन 57 में, किसको? बेनिफिशियरी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 58 क्या बात करता है? सेक्शन 58 में जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि जो राइट टू ट्रांसफर बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो बेनिफिशियरी के पास कैसे रहता है। तो सेक्शन 58 प्रोवाइड्स दैट द बेनिफिशियरी इफ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आया, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना। ट्रस्ट एक्ट बहुत यूज हो रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत यूज हो रहा है, और साथ में इसके एक और आ रहा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है 1882 का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है 1 जुलाई 1880 और 1 मार्च। याद रख लीजिए, कंफ्यूजन बहुत होता है कि जो आपका टीपीए है वो किस डेट को है और जो आपका इंडियन ट्रस्ट एक्ट है वो किस डेट को है। अब 1 मार्च और 1 जुलाई में कंफ्यूज हो जाएंगे, एमसीक्यू गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक बार उसे जब रिकॉल करेंगे अच्छे से तो रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक, तो यहां पे जैसे एक चीज बताई गई है ऑलरेडी कि सेक्शन 58 प्रोवाइड्स दैट द बेनिफिशियरी इफ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मे ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट बट सब्जेक्ट टू द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है ना, अब उस समय का जो लॉ होगा उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहते हुए, उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डील करते हुए वो अपने सारे अधिकारों को ट्रांसफर कर सकता है या उनमें से कुछ अधिकारों को ट्रांसफर कर सकता है। कौन? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी के पास अधिकार है कि वो अपने अधिकारों को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है? The beneficiary, if competent to contract, may transfer his interest but subject to the law for the time being in force as to the circumstances and extent in and which he may dispose of interest। मतलब वो ऐसे इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है किसी को भी। ठीक है ना, तो ये भी एक अधिकार किसके पास है? बेनिफिशियरी के पास है कि राइट टू ट्रांसफर beneficial interest under section 58 where the beneficiary is if competent to contract may transfer his interest but subject to the law if at the time enforced। तो जिस समय जो वक्त चल रहा होगा उस समय अगर उस कोई ऐसा कानून बना है जो उसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट को रोक सकता है तो वो कानून लागू होगा, उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफर हो जाएगा, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, ये बताया गया सेक्शन 58 में। इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और बिक्विथेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ मैरिड वुमन, अगर मैरिड वुमन के लिए उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है या बिक्विथ कर रहा है, सो दैट शी शैल नॉट हैव पावर टू डिप्राइव हरसेल्फ ऑफ हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट, nothing in this section shall authorize her to transfer such interest during her marriage। ठीक है, कुछ भी कहीं भी इस सेक्शन में उसको ऑथराइज नहीं करेगा कि वो अपनी मैरिज के दौरान उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दे। अक्सर अब देखते ही वसीयत में लिखा रहता है, एग्जाम्पल है धोखाधड़ी ना हो जाए, है ना। तो एक बार इंटरेस्ट फादर ने ट्रांसफर कर दिया, फादर ने ये इंटरेस्ट ट्रांसफर किया बेटी को, और जो मैरिड वुमेन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज वो जो है ऑथराइज नहीं की जाएगी इसमें कि वो ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो यहां बता रहा है प्रोवाइडेड दैट व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और बिक्विथेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ मैरिड वुमेन सो दैट शी शैल नॉट हैव द पावर टू डिप्राइव हरसेल्फ टू हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अपने आप को डिप्राइव करने की पावर नहीं है, अपने इस इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने की पावर नहीं है, इस इंटरेस्ट को बेनिफिशियल इंटरेस्ट को छोड़ नहीं सकती है। कब? ड्यूरिंग नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज हर टू ट्रांसफर सच इंटरेस्ट ड्यूरिंग हर मैरिज। ठीक है,
तो महिलाओं से जुड़े जो है ये प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। बाकी उसमें जो लिखा है वो उतना सफिशिएंट है। प्रोवाइजो के लिए ये क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मैरिड वुमेन पे ये लागू नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट कह रहा है, राइट टू सू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 59। सेक्शन 59 में कह रहा है कि वो जो अपना ट्रस्ट है इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। कौन फाइल कर सकता है? बेनिफिशियरी। क्रोनोलॉजी समझते हैं। सेक्शन 11 में जो ड्यूटी है एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट की वो ऑलरेडी किसको दी गई है? ट्रस्टी को दी गई है। अब जब ट्रस्टी को दी गई है ड्यूटी, तो अगर ट्रस्टी इनकॉम्पिटेंट है या मर गया किसी वजह से या इमरजेंसी के टाइम में वो नहीं एप्लीकेबल है, तब ये राइट किसके पास हो जाएगा? बेनिफिशियरी का। सिंपल सी कंडीशन देखते हैं। पर्टिकुलरली आपके पास कोई अधिकार है, वो किसी की ड्यूटी है, ठीक है। अब आपने कहा कि आपको हर महीने, मान लीजिए पर्टिकुलर कोई बच्चा है उसको हर महीने 20,000 रुपए मिलना चाहिए, वो बेनिफिशियरी था, और एक ट्रस्टी बना दिया गया। ट्रस्टी ने अपनी जो है ड्यूटी से कुछ ऐसा कर दिया कि वो ड्यूटी निभा नहीं पाया, आपको 20,000 लगभग 4-5 महीने तक नहीं प्रोवाइड करा पाया, कई नोटिस आपने भेजी, काफी कुछ किया। अब वो अपनी ड्यूटी से जो है ब्रीच कर रहा है, उसने अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया। अब आपका एक अधिकार बनता है उसको इन्फोर्स कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा। आपका एक अधिकार बनता है उसको इन्फोर्स कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा अदालत में, तो वहां पे उसके लिए आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। वहां पे पिटीशन फाइल कर रहे थे जब नए ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कर रहे थे हम लोग बेनिफिशियरी के पास, बेनिफिशियरी के थ्रू जब हम लोग नए ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कर रहे थे, याद है सेक्शन? कौन सा सेक्शन था? कौन से सेक्शन में जो है हम लोग जो है दोबारा न्यू ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कर रहे थे? तो नए ट्रस्टी की मान लीजिए अपॉइंटमेंट, सब नए ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कर रहे थे। अब नए ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कर रहे थे तो वहां बेनिफिशियरी सिर्फ पिटीशन फाइल की थी, सूट फाइल करने की जरूरत नहीं थी। बेनिफिशियरी ने सिर्फ पिटीशन फाइल की थी, सूट फाइल करने की जरूरत नहीं थी। अब बेनिफिशियरी ने जब वहां पे पिटीशन फाइल की, यहां पे बात की थी, वहां पे न्यू ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट के लिए पिटीशन फाइल कर रहा है, यहां पूरा सूट फाइल कर रहा है पूरे एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट के लिए। डिफरेंस समझिए, ठीक है? जो डिफरेंस है वो क्या है वो समझना है आपको, ठीक है? तो यहां पे उसने बताया कि ऑलरेडी जो है जो ट्रस्टी है वो जो है ब्रीच कर रहा है अपनी ड्यूटी से, और जो बेनिफिशियरी है उसके पास राइट है कि वो स्पेसिफिकली उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। एग्जीक्यूट करा रहा है, एग्जीक्यूट कराने के लिए उसने सेक्शन 59 पे गया, तो सेक्शन 59 में क्या बोला? सेक्शन 59 प्रोवाइड्स दैट वेयर नो ट्रस्टी आर अपॉइंटेड और ऑल द ट्रस्टीज डाइज, डिस्क्लेम और आर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हम लोग पढ़े, डिस्चार्ज हो गया है, डाई हो गया है, डिस्क्लेम कर दिया उसने, मना कर दिया, या फिर कोई ट्रस्टी अपॉइंट ही नहीं हुआ, और वेयर फॉर एनी रीजन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट बाय द ट्रस्टी इज और बिकम्स इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल वर्ड है, इम्प्रैक्टिकेबल हो गया तो क्या करेगा? अब आगे बेनिफिशियरी, द बेनिफिशियरी में इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट के आगे आप लिख सकते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 में ट्रस्टी एग्जीक्यूट कराएगा ट्रस्ट को, एंड द ट्रस्ट शैल सो फार एज मे बी पॉसिबल बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट। कोर्ट कौन सी है? प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ सिविल जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन है ना, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन, until the appointment of trustee और न्यू ट्रस्टी, जब तक नया अपॉइंटमेंट ना हो जाए न्यू ट्रस्टी का। अब उसकी पिटीशन कौन फाइल कर सकता है? बेनिफिशियरी, है ना? तो बेनिफिशियरी जब उसकी पिटीशन फाइल कर रहा है तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। सूट फाइल कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, न्यू ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट के लिए पिटीशन फाइल कर रहा है, सिंपल सा बस लॉजिक है। जब उसको एग्जीक्यूट कराना होगा ट्रस्ट को, न्यास का क्रियान्वयन जब कराना होगा तो उसको मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा।
और जब भी उसको नए न्यासी की नियुक्ति करानी होगी तब वो अर्जी दाखिल करेगा। A petition should be filed for the appointment of new trustee and a suit will be filed for the execution of trust by the beneficiary। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, तो ये हो गया सेक्शन 59। ठीक है, अगला क्या है? सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर ट्रस्टी। सेक्शन 60 प्रोवाइड्स दैट द बेनिफिशियरी हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट डीड की बात कर रहा है, ट्रस्ट डीड की बात कर रहा है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 60 प्रोवाइड्स दैट द बेनिफिशियरी हैज अ राइट that the trust property shall be properly protected and held and administered by proper person or by a proper number of such persons। proper person कहां पर डिफाइन है? सेक्शन 60 एक्सप्लेनेशन 1। एमसीक्यू के लिए रख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू का पॉइंट वहां पे लगा दीजिए, अगर बेयर एक्ट हो आपके पास वहां पे एक पॉइंट लगा दीजिए कि सेक्शन 60 एक्सप्लेनेशन 1 में कौन प्रॉपर पर्सन नहीं है ये डिफाइन किया गया है। हु इज नॉट अ प्रॉपर पर्सन, पूरी लिस्ट दी गई है उसमें ना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सेक्शन 60 में बेनिफिशियरी के पास राइट है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ ट्रस्ट डीड। ठीक है, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट दैट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी शैल बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। बचाई जाएगी किसके द्वारा? प्रॉपरली, उसको बेनिफिशियरी के द्वारा। एंड एडमिनिस्टर्ड बाय प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन ये ट्रस्टी बन सकता है ना आगे चल के, प्रॉपर पर्सन आगे जाके ट्रस्टी बन सकता है। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले कि कौन कौन ट्रस्टी अपॉइंट हो सकता है, तो बताया था, वहां पे रेफर किया था एक्सप्लेनेशन 1 सेक्शन 60 को। ठीक है, तो यहाँ पे एंड प्रॉपर नंबर ऑफ सच पर्संस, एक ट्रस्टी नहीं, 2 ट्रस्टी, 3 ट्रस्टी, 4 ट्रस्टी, 5, 6, 7, कितने भी चाहे उतने ट्रस्टी हो सकते हैं। तो उनकी प्रॉपर अपॉइंटमेंट का काम भी यही चल रहा है और एक्सप्लेनेशन 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्शन 60 का एक्सप्लेनेशन 1 है, फिर से बता देते हैं। एक लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि ये सब पर्सन क्या होंगे? नॉट प्रॉपर पर्सन होंगे। ये सब पर्सन कौन है? नॉट प्रॉपर पर्सन है। इनकी नियुक्ति एज अ ट्रस्टी नहीं होगी, तो इसके अलावा किसी की भी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 61। 61 क्या कह रहा है? राइट टू कंपल एनी एक्ट ऑफ ड्यूटी। सेक्शन 61 प्रोवाइड्स दैट द बेनिफिशियरी हैज राइट दैट हिज ट्रस्टी शैल बी कंपेल्ड टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ हिज ड्यूटी एज सच एंड रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम कमिटिंग एनी कंटेम्पलेटेड और प्रोबेबल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। राइट है वो कि ड्यूटी इन्फोर्स करा रहा है, राइट तो क्लेम करेगा अपना, तभी तो वो ड्यूटी को जो है इन्फोर्स करा पाएगा। तो जब बेनिफिशियरी के पास एक राइट है कि वो कोई भी एक्ट करा सकता है ताकि जो ट्रस्टी है वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर सके, तो उसमें बता दिया है कि ट्रस्टी के पास जो है जो भी ड्यूटीज हैं बेनिफिशियरी के अगेंस्ट में वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। सॉरी, फेवर में, अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेनिफिशियरी के पास पावर है किसके अगेंस्ट में? ट्रस्टी के, और ट्रस्टी की ड्यूटी है इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी की। तो वहां पे वो बोल रहा है कि अ बेनिफिशियरी हैज अ राइट दैट हिज ट्रस्टी शैल बी कंपेल्ड टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ हिज ड्यूटी। कब तक करेगा? और उसको रोकेगा भी वो कि अगर वो कभी चाहे, करना चाह रहा हो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा, अपनी ड्यूटी से नॉट बाउंड होगा, तो उसको रोकेगा भी, उसको रोक सकने की ताकत भी है, पिटीशन फाइल करेगा। ये भी एक राइट है बेनिफिशियरी का, जाके उसकी शिकायत कर देगा प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ रीजनल जुडिक्शन में, है ना। तो कहने की बात यह है कि ऑब्वियस सी बात है, मुकदमेबाजी होती है, दीवानी के मुकदमे होते हैं, सिविल कोर्ट्स में जो सूट फाइल होते हैं उन सूट्स में हम लोग देखते हैं जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं तुरंत जाती हैं, मुकदमा दाखिल कर देती हैं कि एक अर्जी डाल दी छोटी सी,
कि हमारा भी इंटरेस्ट है, हमारा भी हित है ना, और वो हित डालते ही फिर वो नया क्लेम शुरू हो जाता है। यहाँ पे बेनिफिशियरी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसकी जो एक राइट है, जो अधिकार है, जो उसकी एक पावर है एक तरह से, वो रोक सकता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को अगर वो ट्रस्टी के द्वारा किया जा रहा है। बड़ा एक कंटेम्परेरी और सप्लीमेंट्री सा ड्यूटी और राइट का रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे। ट्रस्टी अगर बेनिफिशियरी को देखता है कि वो अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसके इंटरेस्ट को ब्रीच उसको रोक सकता है, उसके इंटरेस्ट की जो है एक वैल्यू को क्रिएट करके उस वैल्यू को वापस जब्त करा सकता है उसे कंपनसेशन में अगर जो ब्रीच कर रहा है। वैसे ही सेम बेनिफिशियरी भी ट्रस्टी की जो ड्यूटीज हैं वो अगर फुलफिल होते हुए नहीं देखता तो वो कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट में जाएगा, पिटीशन फाइल करेगा और उसके बारे में जो है उससे जो भी मुआवजा है, रिम्बर्समेंट है, प्रतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति है, वो लेगा, है ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहां पे ये सेक्शन 61, सेक्शन 61 रोक दें यहां तक, 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है। तो यहां पे बता दिया गया 61 तक हम लोग डिस्कस कर लिया है कि सेक्शन 61 प्रोवाइड्स दैट द बेनिफिशियरी हैज अ राइट that his trustee shall be compelled to perform any particular act of duty as such restrained from committing any contemplated or probable breach of trust। उसको किसी तरीके का breach of trust डिफाइन कहाँ है सेक्शन 3 में। वो सारी ड्यूटीज जो इम्प्लीफाई की गई है या इम्प्लाई की गई है किसके ऊपर, ट्रस्टी के ऊपर, उसका ब्रीच हो रहा है तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि ट्रस्ट में बताया गया है कि पर्टिकुलर ट्रस्टी को ये ड्यूटीज निभानी है। तो जैसे ही ट्रस्टी ने अपनी ड्यूटीज को ब्रीच करने की कोशिश की, वायलेट करने की कोशिश की, वैसे ही उसने जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया और उसके डैमेजेस को काउंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, सेक्शन 61 तक रखते हैं, उसके आगे डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है।